तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो एक बार फिर से आपके लिए। तो हमने साहित्यिक हिंदी को यहाँ पर अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ सभी लोग बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी तक जिन्होंने महाभारत बैच ज्वाइन नहीं किया है ना, वो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑफर आपके लिए चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने क्या वाले हैं उसके बारे में चर्चा कर दें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से। 2025 का जो आपका क्या बन रहा है, आदर्श मॉडल पेपर क्या बन रहा है, आदर्श मॉडल पेपर है। और इसको आप लोग जरूर से जरूर रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए पेपर होने वाला है। अब इसमें क्या चीजें हैं उसको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और कवर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग अच्छी तरीके से जुड़े रहेंगे बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 301 डीजी आपका पेपर कोड है और 102 यहाँ पे आपको लिखा रही है, सारे कोड हैं आपके। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्यिक हिंदी को। किसको पढ़ने वाले हैं, साहित्यिक हिंदी को पढ़ने वाले एकदम अच्छी तरीके से। और सभी लोग बस जुड़ जाएंगे और अपने मित्रों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इस बार 2025 में हम लोग आग लगाने वाले हैं, एकदम गर्दा उठा दें गर्दा, ठीक है। चलिए साहित्यिक हिंदी की बात करेंगे और इसमें समय आपको कितना दिया जाएगा, समय इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा और पूर्णांक इसमें कितना रहेगा, 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। कितने नंबर का, 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। और 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। 15 मिनट किस लिए दिया था गुरुदेव, किस लिए दिया जाता है, दिया जाता है ये पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। निर्देश की बात करेंगे, निर्देश में देखिए प्रारंभ के 15 मिनट आपको किस लिए दिए जाते हैं, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये मैंने आपको बताया ना। चलिए इस प्रश्न में 2 खंड हैं, खंड सभी खंडों के सभी प्रश्नों को उत्तर देना आपके लिए आवश्यक है। मतलब इस जो आपका पेपर है इसमें आपको 2 खंड मिलेंगे और दोनों का उत्तर देना आपके लिए आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा। खंड क की बात करेंगे, इसमें आपके क्या होंगे, अब बहुविकल्पी वाले प्रश्न होंगे। कौन से होंगे, बहुविकल्पी वाले प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ना है हमें, ठीक है। और अच्छी तरीके से देखेंगे और कहीं आप लोग जाइएगा मत, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न हमारे लिए क्या है कि छायावादोत्तर युग के कहानीकार कौन है, छायावादोत्तर युग के कहानीकार कौन है, ये आपको बताना है। और पहला प्रश्न ही आपके लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आपका आता है, ठीक है ना। मोस्ट आईएमपी वाले क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे कहानीकार, जैनेन्द्र कुमार आपके हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जैनेन्द्र कुमार आपके हो जाएंगे। अगला देखेंगे हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास आपका क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे हंस पत्रिका के संपादक कौन है, तो हंस पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। इनको आप लिख लीजिएगा, किसकी, हंस पत्रिका के संपादक कौन हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे। और इसको भी आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए। देखिए अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, जो भी चीजें आपको समझना है अच्छी तरीके से करते चलना है और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। और अगर आप बैठ गए हैं तो कहीं पर डिस्टरबेंस किसी का नहीं होना चाहिए। जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ना, उसको आप सिर्फ और सिर्फ सुनिए, सुन करके आप वहां पर जाएंगे और छापते रहिए बोर्ड में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चीजों को सुनना है और अपने आप को समझाते रहना है। बस आपको क्या पढ़ना है, साहित्य वाला थोड़ा चीज पढ़ने जो आपकी चल रहा है, यही चीजें पढ़नी है। गोदान किसकी विधा है, गोदान किसकी विधा, तो एक आपका क्या है, उपन्यास है आपका, ठीक है ना, उपन्यास है। इसको आप कर दीजिएगा। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, तो हिंदी प्रदीप के संपादक आपके कौन हो जाएंगे, तो हिंदी प्रदीप के संपादक सभी लोग जानते हैं कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। कौन हो जाएंगे, बाल कृष्ण भट्ट आपके हो जाएंगे। उसके बाद कामायनी के रचनाकार बहुत ही सब लोग जानते हैं यार, कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। ये तो एकदम रटा होना आपके चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एकदम सिंपल सा प्रश्न है आपके लिए, ठीक है ना। आगे चलेंगे, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि थे, कौन, रामधारी सिंह दिनकर, कौन, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि थे, तो किस काव्यधारा के कवि थे आपको ये बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर आपके हो जाएंगे प्रगतिवाद धारा के कवि थे। कौन से, प्रगतिवाद धारा के कवि थे, ये आपको कर देना है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आधुनिक युग की मीरा कौन है, आधुनिक युग की मीरा, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक आधुनिक युग की मीरा कौन है आपको ये बताना है। तो कौन हो जाएंगी, महादेवी वर्मा क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और आगे प्रश्न को पढ़ेंगे,
जयशंकर प्रसाद का ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो जयशंकर प्रसाद का जो ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है वो कौन सा हो जाएगा आपका? चित्राधार आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्राधार आपका हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? आपको ये बताना है। तो चिदंबरा पर मिला। किस पर मिला? चिदंबरा पर मिला। और ये भी प्रश्न आप इंपॉर्टेंट वाला है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहजता तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी को पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो भी आपका पेपर होगा ना, एकदम अच्छी तरीके से हम लोग गर्दा उड़ाने वाले हैं। तो बस आप लोग पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट में बता देंगे, और कमेंट में आपकी सारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन हम लोग दे देंगे। ठीक है, चलिए। और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, शेयर नहीं रुकना चाहिए आपके द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आपको देखना है, देना है। चलिए अब इसको गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे साथियों। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट का इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उसकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी योग की मोतियों की बोरी खुल पड़ी, और काम योग की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न वही पूछेगा। अब इसका आपको पहचानना है किस चैप्टर का है आपको, ठीक है ना। अब वही संदर्भ पूछेगा, संदर्भ आपके से पूर्ववत दिया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग अच्छी तरीके से, ये आपको संदर्भ कर लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब इसमें क्या पूछता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें पूछा जाएगा क्या? रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको दे दिया है। देखिए अगर इसमें लेखक, ध्यान दीजिएगा, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक ने क्या किया है, इसमें नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध नर्स मदर मार्गरेट के व्यक्तित्व से संबंधित अनुभव को बताते हैं। मदर मार्गरेट का वृद्ध अनुभवशील क्या हो जाएगा? चमत्कारिक व्यक्तित्व ऐसा था जैसा कथा प्रसंगों में क्षण भर में चमत्कार करने वाला काम रूप का जादू। इनके विषय में भी अनेक आश्चर्यजनक बातें सुनी हैं। आदमियों को क्या हो जाएगा? आदमियों को मक्खी बनाने वाला जादू, लेकिन यहाँ साक्षात देखा नहीं बल्कि अनुभव भी किया। क्या अनुभव किया? अनुभव भी किया, अनुभव भी किया। मदर मार्गरेट के जादूगरी व्यक्तित्व के रूप में आज सामने देखा है। क्या देखा है? देखा है जो आदमी ममता, स्नेह और सेवा से व्यक्ति को वश में करके मक्खी बना देती है, अर्थात वह दीनहीन रोगी को जिन्हें कोई स्पर्श भी करना पसंद नहीं करता था, उसे घृणा की दृष्टि से देखता है। ऐसे रोगी वह जो आदमी सेवा में स्वस्थ, प्रसन्न, आनंदित, हंसता खेलता, मस्त व्यक्ति बना देती, वह किसी जादू के कम नहीं है। ऐसा जादू जो मदर मार्गरेट के पास था, वो देखने में गुड़िया सी लगती है। उनका कद बहुत छोटा है, किंतु आचरण में बिजली जैसी चुस्ती फुर्ती, और ध्यान दीजिएगा व्यवहार में मस्ती है। उनका हंसना ऐसा निर्मल और पवित्र है, छोटे से छोटे दांत जैसे कोई मोतियों की बोरी ही खुलकर बिखर गई हो। काम से इतनी तेजी की मशीन भी हार जाए, मानो वे कोई व्यक्ति ना होकर मशीन है। इतना आप कर दीजिएगा व्याख्या, मतलब समझते रहिए और अपने से करिएगा इसको, ठीक है। थोड़ा अपने से करने का प्रयास करेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किस व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण किया है, तो आपको ये बताना है। किस, ध्यान दिया, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस व्यक्तित्व का चित्रण किया है, तो इसमें किसका किया है? नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध मदर मार्गरेट के व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। मदर मार्गरेट पर कौन सा जादू था? तो मदर मार्गरेट पर मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू था, ये आपको कर देना है। मदर मार्गरेट की काम करने की स्थिति का क्या चित्रण किया है? तो मदर मार्गरेट की काम करने की स्थिति ऐसी है कि मशीन मात माने, ठीक है। मशीन क्या जाए, मशीन को मात दे दे, ठीक है ना, ये आपको कर देना है। मात दे दे, माने नहीं, मात माने वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अथवा में आपका क्या पूछा जाएगा? देखिए ये अशोक के वृक्ष, अशोक का ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। और अशोक का फूल, अशोक आ गया तो अशोक का फूल आपको याद, मतलब दो में से एक आपको करना ही रहेगा। इसमें आपको दूसरा नंबर का पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, उतना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामर्थ्य सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक हो, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसने
उसके रक्त के कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा जो समृद्ध हुई थी वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान की कामनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। परी ने ध्यान दीजिएगा, परी ने भूत भैरवों ने काली दुर्गा ने ध्यान दीजिएगा काली दुर्गा ने शक्तिशाली देवताओं का किसका शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने भूत भैरवों ने काली दुर्गा में यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। और उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। क्या लिखना है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से ललित निबंध आपका क्या हो जाएगा? अशोक के फूल से अवतरित है। इसके लेखक ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कहाँ से कहाँ तक आपको संकेत देख लीजिएगा। व्याख्या इसमें क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि अनेक सुंदर स्त्रियों के आकर्षण का केंद्र होने के बाद भी अशोक के वृक्ष को सामंतवादी सभ्यता, ध्यान दीजिएगा क्या, सामंतवादी सभ्यता, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या, ध्यान दीजिएगा, क्या सामंतवादी व्यवस्था आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा इसको छोटा करते हैं क्योंकि वहां पे अक्षर कट रहा है आपका, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है, आकर्षण का केंद्र होने के बाद भी अशोक के वृक्ष को सामंतवादी सभ्यता का प्रतीक माना गया है। जो सामंती सभ्यता जनमानस के परिश्रम पर ही फूली फली थी। जिन सामंत शासकों ने जन सामान्य के अधिकारों को छीना था, उनकी खून पसीने की क्या, उनकी खून पसीने की संपत्ति से अपने खजाने भरे थे, उनका रक्त पीकर ही महाशक्तिशाली बने थे। उन्हीं सामंतों ने अशोक के वृक्ष को प्रतिष्ठित एवं सम्मानित किया है। और और देखिए क्या चीज है इसमें, और देखिए प्रश्न 3 की बात करेंगे और 3 नंबर में क्या दे रखा है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो उतना ही रहस्यमय हो। वाक्यांश में कौन से रहस्य की और संकेत किया गया है? उत्तर की बात करेंगे, सिद्ध सामंतवादी सभ्यता और प्राचीन साहित्य व संस्कृति में अशोक की भूमिका, अशोक के साथ के रहस्य की ओर संकेत किया गया है, ठीक है। आपका ये हो जाएगा। और प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार सामंतों के उखड़ने का क्या कारण है, आपको ये बताना है। तो लाखों करोड़ों साधारण प्रजा के लोगों की अपेक्षा करने के कारण सामंत उखड़ गए। प्रश्न 5 की बात करेंगे, यक्षों की इज्जत किसने घटा दी? तो पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली और दुर्गा की आदि ने यक्षों की इज्जत घटा दी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है, आपको ये बताना है। अशोक का वृक्ष सामंतवादी सभ्यता का प्रतीक है, आपको ये लिख देना है। प्रश्न 7 इसमें पूछा जाएगा। 7 नंबर देखिए क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको अब लगातार पढ़ते रहने की जरूरत है और कहीं जाना नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जुड़े रहना है अच्छी तरीके से और पढ़ाई को एकदम बेधड़क तरीके से करिए। कोई टेंशन मत लीजिए आप, टेंशन हमारी है आपको अच्छी तरीके से पढ़ाने की, ठीक है। तो आप लोग बस जुड़े रहेंगे अच्छी तरीके से और पढ़ते रहेंगे और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दे और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, सामंत सभ्यता किसके आधार पर पली बढ़ी है? तो सामंत सभ्यता जनमानस के परिश्रम पर फली फूली है, ठीक है। ये आपको कर देना है। और प्रश्न 8 की बात करेंगे। प्रश्न 8 नंबर देखिए, सामंत कामिनियों को किसका शक्तिशाली वरदान मिलने लगा? तो सामंत कामिनियों को शक्तिशाली देवताओं का आशीर्वाद मिलने लगा। किसका? शक्तिशाली देवताओं का आशीर्वाद मिलने लगा, ठीक है। तो यार बस एक बार लाइक कर दो, जितने भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं सभी को लाइक कर देना है वीडियो को। अब पद्यांश आपका आ जाएगा, उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और तोड़ कर रख देंगे इस बार बोर्ड पेपर में, ठीक है। चलिए, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती है। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंद न ज्ञान ही ठानती है। तुम ऊधो यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। ध्यान दीजिए इसमें प्रश्न क्या पूछता है, प्रश्न की बात करेंगे और प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। गोपियां व्यापक ब्रह्मा को किस रूप में मानती हैं? तो गोपियां जो है व्यापक ब्रह्मा को सर्वव्यापी मानती हैं। क्या मानती हैं? सर्वव्यापी मानती हैं। इसको आपको लिखना है। अब देखिए, गोपियां सदैव
किसके बिना बेहाल रहती हैं? गोपियां सदैव श्री कृष्ण के बिना बेहाल रहती हैं। ये आपको कर देना है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पूछा है, गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं? तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण के पास जाकर यह कहने के लिए कह रही हैं कि वे ज्ञान मार्ग आदि की कोई बात नहीं जानती तथा उनकी दुखियारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये आपको कर देना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको रखिएगा। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। पद्यांश के प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। तो इस पद्यांश में सवैया छंद है और शीर्षक का नाम ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। अथवा की बात करेंगे, स्वाति घटा गहराति मुक्ति पानी सपूरी, और केंधो आवति झुकटी शुभ्र आभा रुचिरूरी, मीन मकर जल ब्यालन की चल चिकल सुहाई, सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। ठीक है ना। अब इसमें पद्यांश को आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। कवि का नाम आपको लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश कवियर जगन्नाथ रत्नाकर, किसके द्वारा? जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा लिखा गया है। और ध्यान दीजिएगा, और क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और काव्य ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? गंगावतरण से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित गंगावतरण शीर्षक से लिया गया है। ये आप कर देंगे। आगे प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न देखिए, गंगा कहाँ से धरती पर उतरी है? तो गंगा कहाँ से धरती पर उतरी आपको ये बताना है। गंगा ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकलकर, ये पिछले वाले में भी आया था, आकाश से धरती पर उतरी है। आकाश में धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देखकर कैसा प्रतीत होता है आपको ये बताना है। तो आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति। किससे? मोती से। मान लीजिए आपके पास क्या है, कमंडल है, तो कमंडल से क्या कर रहा है कि गंगा माँ निकल रही हैं। अब गंगा माँ जब निकल रही हैं तो वो कैसी लग रही है आप पूछ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र में मेघों का समूह, क्या? मेघों का समूह उमड़ रहा हो अथवा कोई श्वेत ज्योति धरती की ओर झुकती हुई चली आ रही हो। ठीक है। और फोर्थ नंबर प्रश्न की बात करेंगे, इसको देखिए आपको। क्या गंगा के निर्मल जल में किसकी चमक दिखाई दे रही है? गंगा के निर्मल जल में मछलियों, मगरमच्छों और जल सर्पों की चंचल चमक दिखाई दे रही है। किसकी? यहाँ पे आपको बताया गया है, मछलियों, मगरमच्छों और किसकी? जल सर्पों की चंचल चमक दिखाई दे रही है। गंगा के निर्मल जल में मछलियां, मगरमच्छों, जल सर्पों की चमक किस प्रकार शोभा पा रही थी? तो किस प्रकार शोभा पा रही थी? गंगा के निर्मल जल में मछलियां, मगरमच्छ और जल सर्पों की चमक ऐसी शोभा पा रही थी मानो चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमचमा रही हो। ठीक है। 5 क की बात करेंगे और इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक पर लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है। मैंने आपको बताया था पिछले वाले में। देखिए इसमें 3 आपको दिया है। क्या दिया है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय हम लोग लिखेंगे। 3 दिया रहेगा, सिर्फ आपको एक करना होगा यार। एक तो आप कर ही सकते हो ना, इतनी आपको आप में क्षमता नहीं है कि एक नहीं कर पाओगे। 3 में से कोई एक तो आपको याद ही होगा वहां पर। ठीक है। और साहित्यकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर देवबंद में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था, जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे। स्वाध्याय के हिंदी में संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। स्व अध्याय से ही किया इन्होंने। ठीक है। और संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। कहां पर? संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया। 9 मई सन 1995 ईस्वी में यह महान साहित्यकार देहावसान के बाद ब्रह्मलोक में क्या हो गए? विलीन हो गए। कहां पर? ब्रह्मलोक में क्या हो गए? विलीन हो गए। अब देखिए इसमें एक बार और ध्यान दीजिएगा, इसमें साहित्यिक परिचय पूछता है, मतलब उनकी रचनाओं के बारे में आपको बताना है कि इनका साहित्यिक परिचय क्या है आपको। ठीक है, तो ये आपको कर देना है। ठीक, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या है? प्रभाकर के विविध प्रकार के कृत्य आपके लिखित हैं। कौन कौन से? रेखा चित्र में इनके कौन कौन से? नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे और चेहरे आपका हो जाएगा। ठीक है। लघु कथा की बात करेंगे। लघु कथा में आकाश के तारे, धरती के फूल आपके हो जाएंगे। संस्मरण में इनके कौन कौन से हो जाएंगे? दीप जले शंख बजे आपका ये हो जाएगा। ललित निबंध में क्षण बोले कण मुस्काए,
बाजे पायलिया के घुंघरू, ये इनके क्या हो जाएंगे, ललित निबंध हो जाएंगे। संपादित पत्र आपके कौन सा है, नया जीवन और विकास आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अब इसमें कवि आपके आ जाएंगे, कवि को भी आपको लिखना है। 3 कवि इसमें आपको दिए रहेंगे, एक का करना होगा। जैसे इसमें दिया गया है, किसको किसको दिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ रत्नाकर और मैथिली शरण गुप्त। और जो साथी हमारे थोड़ा बहुत रटे हैं, थोड़ा बहु पढ़े हैं, वो अपना रिवीजन करते रहें। इसमें थोड़ा बस आपको सुनना है यार, सुनना है, अच्छी तरीके से देखना है और चीजों को अपना रिलेट करते जाना है कि आखिरकार इसमें है क्या। ठीक है, चलिए मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय की बात करेंगे। राष्ट्रवादी कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर सन 1886 ईस्वी में, संवत मतलब आपका विक्रम संवत होता है 1943 को, कहीं या तो सन में लिखेंगे, आप दोनों में से कर सकते हैं, में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त, जो रामचरण गुप्त हैं, हिंदी साहित्य प्रेमी थे। क्या थे, हिंदी साहित्य प्रेमी थे। और ध्यान दीजिएगा, घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन करने वाले। कहाँ पर, घर पर ही किसका किसका अध्ययन किया इन्होंने, अंग्रेजी का किया, संस्कृत का किया और हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की रचनाएं वैश्योपकारक नामक पत्र में प्रकाशित हुई। आचार्य महादेव प्रसाद द्विवेदी को ये अपना गुरु मानते थे और इनके ही परामर्श से इनके काव्य में निखार आया। राष्ट्रीय विशेषताओं की काव्य रचनाओं में प्रधानता होने के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। राष्ट्रकवि गुप्त जी का देहावसान 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हो गया। ठीक, अब चलिए इनकी कविताओं के बारे में बात कर लेते हैं यार। कविताओं को भी देख लेते हैं, बस आप लोग पढ़ना है। कवित्व गुप्त जी ने लगभग 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य और काव्य गीत नाटिकाएं आदि लिखी है, जो निम्नलिखित है। जैसे रंग में भंग प्रथम काव्य संग्रह है इनका। अगर महाकाव्य की बात कर लेते हैं तो साकेत हो गया, यशोधरा हो गई, ये आपका हो जाएगा। अगर अगर हम किसकी बात कर लें, खंड काव्य की बात कर लेते हैं, तो खंड काव्य में आप देखेंगे, खंड काव्य में आपका क्या क्या हो जाएगा, पंचवटी हो जाएगा, जयद्रथ वध हो जाएगा, द्वापर हो जाएगा, नहुस और आदि आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेंगे। और मेरे भाई आगे ध्यान दे देंगे, और सभी मेरे भाई जो भी साथी हमारे जुड़ रहे हैं वो ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भारत भारती, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसके कारण वे राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। अन्य काव्य ग्रंथ की बात करें, किसान, शकुंतला, जय भारत, विष्णु प्रिया, प्रदक्षिणा, त्रिपथगा, पुराण गीत आदि आपका हो जाएगा। पद्यबद्ध रूपक आपका क्या हो जाएगा, अनग हो जाएगा, तिलोत्तमा हो जाएगा और चंद्रहास आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें अनूदित नाटक इनके जो थे, जो स्वप्नावासवदत्तम हास आपका हो जाएगा। पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाले। अब देखिए पंचलाइट हर एक हर एक में आप प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा पंचलाइट, लेकिन इसमें भी एक पंचलाइट जलाने की कहानी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा यार, इतनी बार रट जाएगा ना कि आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कब हमने याद कर लिया। ठीक है, तो बस आप लोग लगे रहिए, रटते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। एग्जाम में गर्दा उठाएंगे, क्या उठाएंगे, पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। चलिए इसको पढ़ते हैं। परिचय देखिए सबसे पहले, और अपने मन में आप लोग दोहराइएगा और पढ़ते रहिए, बस सुनते रहिए, अच्छी तरीके से करते रहिए, कुछ आपको करना नहीं है। ठीक है, सुप्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक क्या, आंचलिक कहानी है, जिसमें पेट्रोमैक्स क्या था, एक जलाने वाला दीपक था, जो को ही गांव वाले पंचलाइट या पंचलैट कहते हैं। इसके माध्यम से कथाकार ग्रामीण वातावरण और ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की यथार्थ झलक प्रस्तुत करते हैं। ग्रामीण समाज जाति के आधार पर टोलियों में विभक्त है। अब देखेंगे क्या कर रहा है, सभी परस्पर ईर्ष्या देश के भावों से भरे हैं। किस पे, सभी मतलब आपस में सब लोग लड़ रहे हैं यार। इन समस्याओं के साथ ग्रामीण परिवेश और समस्याओं के निराकरण का शब्द चित्र कहानी पंचलाइट है। उद्देश्य क्या है इसका, आंचलिक कहानीकार फणीश्वर रेणु का ग्रामीण अंचलों के निकट पर परिचय है। बिहार राज्य के अंचलों के सजीव चित्र उनकी कथाओं में झलकता है। और पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। इस कहानी में ग्रामीण जो अंचल हैं, अंचल में यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। आवश्यकता बड़े बड़े संस्कार और निषेध को भी क्या कर देती है, क्या कर देती है, आवश्यक सिद्ध कर देती है। यहाँ कहानी के केंद्रीय भाव का आधार रहा है। कहानी का रोचक सार्थक उद्देश्य बन गया। मतलब इस कहानी में यही हुआ कि जब पंचलाइट जलाने की बात आई, उस समय मतलब उस समय कोई ऐसा नहीं था कि जो पंचलाइट जला सके। मतलब एक ही व्यक्ति था, वो था गोधन, जो पंचलाइट जला सकता था।
तो उसको क्या किए थे ये लोग, गांव से बाहर निकाल दिए थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उसको बुलाना पड़ा। तो वही चीज इसमें बताई है कि आवश्यकता पड़ने पर आप गधे के पूंछ में भी तेल लगा देंगे, ठीक है। चलिए, पेट्रोमैक्स का मुख्य केंद्र क्या है, ध्यान दीजिएगा। पेट्रोमैक्स का मुख्य केंद्र बिंदु बनना, उसका न जलना और गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसके सारे दोषों को माफ कर दिया जाता है। और उसके, ध्यान दीजिएगा, उसके प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं। जो उसको गांव से निकाला गया था, उससे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं, इच्छिक आचरण करने की अनुमति मिल जाती है। और ग्रामवासी जात के आधार पर टोलियों में विभक्त हैं, आपस में, ध्यान दीजिएगा, ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। आधुनिक युग में भी क्या हो जाएगा, युग में भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई, अतः अप्रत्यक्ष रूप में रेणु जी ग्राम सुधार एवं ग्राम विकास पर भी प्रकाश डालना चाहते हैं। तो वहां की बात करेंगे। अब कहानी कला तत्वों के दृष्टि से कर्मनाशा की हार कहानी का समीक्षा कीजिए। अब इसमें कहानी आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक श्रेष्ठ श्रेष्ठ आधुनिक कहानीकार डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी कर्मनाशा की हार एक सामाजिक कहानी है, और जिसमें ग्राम चलीय समाज में, मतलब ग्राम में जो चलता है आपका, जो भी चीजें चलती है उसके बारे में बताया गया है। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा वर्ग संघर्षों की जीती जागती तस्वीर उतारी गई है। कहानी की समीक्षा विशेषताएं निम्नलिखित है। समीक्षा क्या है, विशेषताएं उनकी क्या है, कथानक बात करेंगे। तो कथानक में देखिए, भैरव पांडे का छोटा भाई कुलदीप, देखिए इसमें जो चीजें गए ना, उसको कहानी के तौर पर पढ़ेंगे ना तो एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो बस आपके लिए यही दुआ करेंगे कि आप लोग बस जो चीजों को पढ़ रहे हैं ना, वो अच्छी तरीके से दिमाग में सोच के, मतलब आंख बंद करिए, आप मेरी बात को सिर्फ सुनेंगे ना, तो एकदम अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगी चीजें। और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को सुनना है, और और ध्यान दीजिएगा, उसको याद करना है, और उसकी कहानी को दिमाग में भरना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप जब एग्जाम देंगे ना, तो आपको कहानियां दिमाग में गूंजती रहेंगी, और आप एग्जाम एग्जाम मतलब सरलता तरीके से कर ले जाएंगे। एक हम लोग कहाँ पहुंचे थे कि भैरव पांडे का छोटा भाई कुलदीप क्या है, मल्लाह की विधवा लड़की, जो मल्लाह की विधवा लड़की है, फूलमतिया से अवैध संबंध करके सामाजिक कलंक का विषय बन जाता है। मतलब अवैध संबंध मतलब किसी का जानकारी में नहीं, मतलब अवैध का मतलब यही होता है कि वो चीजें वैध नहीं है समाज में, जैसा समाज चाहता है आप वैसा काम नहीं करेंगे तो वो अवैध हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सामाजिक कलंक का विषय बन जाता है। कुलदीप भाई तथा समाज के भय से गर्भिणी फूलमतिया को छोड़कर भाग जाता है। तभी कर्मनाशा की बाढ़ क्या हो जाएगा, अपना उग्र रूप धारण करती है। मतलब कि तभी कर्मनाशा की बाढ़ जो होती है उग्र रूप धारण करती है। लोगों में यह अंधविश्वास पहले से ही घर कर गया था कि बिना नर बलि लिए कर्मनाशा की बाढ़ नहीं घटेगी। धनेसरा धनेसरा चाची के माध्यम से फूलमतिया के काले कलंकित कार्य गांव वालों को मालूम हो जाते हैं, और सभी इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि उसी के भयंकर पाप का परिणाम सारे गांव वालों को मिला है। अतः फूलमतिया तथा उसके अबोध बच्चे को जीते जी कर्मनाशा की बाढ़ में फेंक कर इस पाप से छुटकारा पाने का निश्चय किया जाता है। अब देखिए, कितनी गंदी विचारधारा थी लोगों की। मतलब नदी जब अपने उफान पर आई तो वो सोच रहे थे कलंकित वही है, ठीक है। इस बात पर यह इन्होंने जोर दिया। अब देखिए, फुलमतिया शिशु को लेकर कर्मनाशा के तट पर गांव वालों के साथ रोती बिलखती खड़ी है। अब देखेंगे, अब जो फुलमतिया थी क्या थी, वो कर्मनाशा के नदी किनारे जाकर अपने बच्चे को लेकर खड़ी होकर रो रही थी। अब जब रोने लगी, तब उसी समय भैरव पांडे बैसाखी के सहारे पहुंचते हैं, उन्हें फुलमतिया के पाप की घटना से अवगत कराया जाता है। कुछ समय तक भैरव पांडे का स्वाभिमान जाग उठता है, वे अपनी वंश मर्यादा की चिंता करने लगते हैं, किंतु थोड़ी ही देर में उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है, और वे अकड़ कर विरोध करते हुए मुखिया को करारा जवाब देते हैं कि कर्मनाशा की बाढ़ दुध मुहे बच्चे और अबला की बलि देने से नहीं नहीं रुकेगी, उसके सिर तुम्हें अपने पसीने बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। वे कुलदीप की कायरता को धिक्कारते हुए बच्चे को कंधे पर चिपकाते बैसाखी के सहारे खड़े हो जाते हैं। मुखिया का व्यंग करते हुए सामाजिक दंड की धमकी देता है, जिस पर भैरव पांडे कहते हैं, समाज कर्मनाशा से कम नहीं है, यदि एक एक पापों की गिनती की जाए तो सभी को परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। भैरव पांडे के इस साहस के आगे मुखिया और गांव के सभी लोगों को चुप हो जाना पड़ता है, और कर्मनाशा को भी हार माननी पड़ती है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। और पात्र और चित्रण की बात करें, कर्मनाशा की हार की कहानी के मुख्य पात्र भैरव पांडे हैं।
फुलमतिया, कुलदीप, धनेसरा चाची मुखिया कहानी के सहयोगी पात्र हैं, जो भैरव पांडे के चरित्र विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। भैरव पांडे को अपनी झूठी वंश मर्यादा का बड़ा ध्यान रहता है, इसलिए वे कुलदीप और फुलमतिया के संबंध का समर्थन नहीं करते हैं, किंतु कुलदीप के भाग जाने पर उनकी मानवीय नैतिकता जाग उठती है और वे कुलदीप को कायर मानकर बच्ची और फुलमतिया की रक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अंधविश्वासों को खुलकर विरोध करते हैं और मुखिया को ललकारते हैं कि गांव में कोई ऐसा परिवार नहीं जो निष्कलंक हो। भैरव पांडे प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति हैं। वे नर बलि द्वारा बाढ़ रोकने से अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। ठीक। और कथोपकथन आपका हो जाएगा कहानी में कथोपकथन अत्यंत ही स्वाभिमान, सरल और व्यंग्यपूर्ण है, जिसमें ग्रामांचलीय मनोवृत्तियों का पूर्ण परिचय मिलता है। धनेसरा चाची और मुखिया की बातों में ग्रामीण महिलाओं की ईर्ष्या झांक रही है। भैरव कुलदीप और फुलमतिया की वार्तालाप से अधिकार, भय और करुणा के दर्शन होते हैं। भैरव पांडे भैरव पांडे ध्यान दीजिएगा। और मुखिया के वार्तालाप में भैरव पांडे का साहस, निर्भीकता और स्पष्टवादिता दिखाई देती है, जिसके सामने सब मौन हो जाते हैं। इस प्रकार कहानी का कथोपकथन अत्यंत संक्षिप्त, स्वाभिमान, तर्कपूर्ण और नाटकीयपूर्ण है। वातावरण की दृष्टि से कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या कहानी में है कि भयानक बाढ़ का बड़ा ही रोमांचकारी सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। उसमें काव्यमयी चित्रायता और कहानी पढ़ते समय क्या हो जाएगा, सारा दृश्य आंखों के सामने, सारा दृश्य स्पष्ट होने लगता है। चैत की रात, गर्मी के जली तपी कर्मनासा था, दूर तक फैले रेत, लाल रेत और चांदनी में चमचमकती सीपियों का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा गया है। वातावरण के सजीव चित्रण में ही कहानी सजीव हो उठती है। ठीक है। आपका हो जाएगा भाषा शैली की बात करेंगे। भाषा शैली में देखिए, कहानी की भाषा सरल और बोधगम्य है। उसमें हिंदी के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू तथा देशज शब्दों के भी प्रयोग है, जिसमें भाषा अत्यंत ही प्रभावशील बन गई है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से वर्णन में सजीवता आ गई। और प्रेमचंद्र की भाषा शिल्प की सारी विशेषता एक साथ ही कहानी में मिलती है। कहानी वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है, जिसमें व्यंग के पुट बड़े मार्मिक है। ठीक है। उद्देश्य की बात करते हैं। इसमें उद्देश्य और सभी आप ध्यान दीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उद्देश्य सामाजिक अंधविश्वासों और परंपरा रूढ़ियों को तोड़कर उसमें ऊपर उठकर स्वास्थ्य मानवतावादी दृष्टिकोणों की स्थापना की कहानी मुख्य उद्देश्य है। श्रम के महत्व को प्रतिष्ठापित कर जन चेतना की एक नई दिशा प्रदान करना कहानीकार का मुख्य उद्देश्य। निष्कर्ष की बात करें, अंततः कहानी का कर्मनाशा की हार अंधविश्वासों और रूढ़वादियों पर व्यंग है। कहानी के पात्र एवं कथावस्तु कहानी को उद्देश्यपूर्ण बनाने में पूर्ण सहयोगी बने। कहानी पूर्ण सफल, उद्देश्य पूर्ण, एक संदेह प्रद क्या रही यहाँ पर रही है। ठीक है। ये आप कर दीजिएगा। आगे चलेंगे। खंड काव्य के आधार पर इसमें आपको अपने जिले के अनुसार करना है। अपने जिले के अनुसार क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने जिले के आधार पर करना है। क्या करना है, अपने जिले के आधार पर करना है। तो आप लोग कर लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से देखकर। आपको जो भी जिले में हो वो आप जरूर कर लीजिएगा और इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आगे चलेंगे। उसके बाद क्या आता है, संस्कृत का आता है। ठीक है ना। संस्कृत का आता है। संस्कृत वाला भी आप लोग क्या करेंगे, उसमें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे। गद्यांश आएगा। देखिए गद्यांश आएगा, गद्यांश को पढ़ेंगे। ठीक है ना। और इसमें भी देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या करा है, संस्कृत भाषायाः महत्वम, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, व्याकरण सुनिश्चितम, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, भावबोध्य सामर्थ्यम, अद्वितीयम श्रुति माधुर्युक्त वर्तते, किम बहुना चरित निर्माणार्थ यादृशी सत प्रेरणानाम संस्कृत वांग्यम ददाति न दादृशीम किश्चित दयत। आपका क्या हो जाएगा, मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, नान्यत्र तादृशी दया दानम शौचनम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य चाने के गुणा अस्य साहित्यस्य तस्य अनुशील अनुशीलेन संजायन्ते। ठीक है। आपका ये हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। इसका आपको ध्यान दीजिएगा, क्या लिखना है, अनुवाद करना है। क्या करना है, अनुवाद करना है। इसमें क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए संस्कृत का साहित्य सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित यानी कि सौंदर्य भावों का बोध ज्ञान कराने
की क्षमता और अद्वितीय कर्ण मधुरता सुनने का माधुर्य है। अधिक क्या चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा आपको क्या हो जाएगा, प्रेरणा क्या हो जाएगा, साहित्य देता है, वैसा अन्य कहीं नहीं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या का द्वेष सहित होना, क्षमा तथा अन्याय अनेक गुणों और उसके ध्यान दीजिएगा इनके साहित्य, अनुशीलन, अध्ययन, ध्यान दीजिए क्या, अध्ययन और अध्ययन एवं मनन से मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और श्लोक आपके देंगे, श्लोक में ध्यान दीजिएगा, श्लोक बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको इसको करना होगा, ठीक है ना, करेंगे इसको भी और अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। देखिए, आकार सदृश प्रज्ञा सदृशागम क्या हो जाएगा, आकार सदृश प्रज्ञा सदृशगम आगमय सदृशारंभ आरंभ सदृशोदय। अब देखिए इसका मतलब क्या है, श्लोक पहले देखेंगे। इसमें प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिवदर्शिका के नृपात दिलीप क्या, नृपत दिलीप पाठ से अवतरित है, जो कि महाकवि क्या, जो कि महाकवि कालिदास के रघुवंशम के प्रथम सर्ग से संकलित है, ठीक है। अनुवाद की बात करते हैं, अनुवाद में देखिए, महाराज दिलीप अपनी विशाल शरीराकृत के समान ही विशाल बुद्धि वाले थे, अर्थात अत्यधिक मेधावी थे। विशाल बुद्धि के अनुरूप ही उनका शस्त्राज्ञान था, अर्थात उन्होंने विभिन्न शास्त्रों का गंभीर ज्ञान बहुत शीघ्र प्राप्त कर लिया था। अपने, ध्यान दीजिएगा, अपने शास्त्र ज्ञान के अनुरूप ही वे किसी कार्य का प्रारंभ करते थे, अर्थात शास्त्रानुसार ही किसी कार्य में, ध्यान दीजिएगा, किसी कार्य में हाथ डालते थे और कार्यारंभ के अनुरूप ही उनकी फल सिद्धि होती थी, अर्थात शास्त्रानुसार कार्य आरंभ के कारण उनको सफलता भी अति शीघ्र प्राप्त हो जाती है। ये आपको कर देना है, ठीक। और कोई दिक्कत आपको लेना नहीं है और अच्छी तरीके से। अब देखिए कुछ प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे, प्रश्नों का उत्तर भी आपको देना है। संस्कृत साहित्यस्य का विशेषता अस्ति, संस्कृत साहित्य की क्या विशेषता है आपको ये बताना है। तो संस्कृत साहित्यम सरसम मधुरम च अस्ति, जो संस्कृत साहित्य है सरस है, मधुर है, और क्या है, मधुर है, ठीक है। मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छत, मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम केवलम अमृत वसाधनम अपृच्छत, आपका ये हो जाएगा। कस्य दर्शनेन सर्वम विदितम भवति, तो इसका क्या लिखेंगे, आत्मनः दर्शनेन सर्वम विदितम भवति, आपका हो जाए कस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनः कामाय सर्व क्या, क्या हो जाएगा, सॉरी, आत्मनः कामाय सर्वम प्रियम भवति, आपका ये हो जाएगा। हास्य रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण आपको देना है, किसका, हास्य रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण आपको देना है। तो किसी काव्य या कविता को पढ़कर क्या, किसी काव्य या कविता को पढ़कर क्या किया जाए, कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के मन में विकृत वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार आदि से संबंधित अस्थायी भाव, हास्य जागृत होता है, तो विभानुभाव आदि के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, जिस गद्य या पद्य को पढ़ने पर हमें हास्य की अनुभूति होती है, वहां पर हास्य रस होता है, ये आपको हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं साथियों, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, विंध्य के वासी उदासी तपो व्रतधारी, व्रतधारी महा महा विनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसो सो कथा, सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, हवे हैं शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, इन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग उधारे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्लेष अथवा श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है। श्लेष अलंकार देखिए क्या होता है, क्या होता है, अलंकार की परिभाषा उदाहरण आपका हो जाएगा। श्लेष शब्द का अर्थ है संश्लिष्ट, अर्थात चिपका हुआ। जब काव्य या कविता में कोई शब्द एक बार प्रयोग होकर एक से अधिक भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराता है, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण तौर पर जैसे सुबरन को ढूंढे फिरत कभी व्यभिचारी चोर, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, दोहा और छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देना है। सूत्र 13 विषम नजारी में सम 11 कलतात, काव्य के जिन छंद में प्रथम तृतीय विषम चरणों में 13 13 एवं द्वितीय और चतुर्थ में
ध्यान दीजिएगा, किसमें? प्रथम और तृतीय। आप फर्स्ट और थर्ड लिखेंगे और क्या करेंगे यहाँ पर? क्या करेंगे यहाँ पर? दोहा। ठीक है ना? क्या लिखेंगे यहाँ पर? दोहा। 1 और 3 क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा प्रथम में, और क्या हो जाएगा? द्वितीय और चतुर्थ। आपका इस 11-11 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु गुरु होता है। यहाँ अर्धश्रम मात्रिक दोहा छंद है आपका, ये हो जाएगा। ठीक, जैसे कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर, जग अपनों कर ले। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। हालांकि अब ग्रामर पढ़ाने का इतना टाइम नहीं है, आपको ग्रामर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। मेरा प्रिय खेल, शिक्षा का महत्व, भ्रष्टाचार। ये तो भ्रष्टाचार मैंने आपको बताया था। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे? सादा जीवन उच्च विचार, मतलब आपका सादा जीवन कैसे होना चाहिए ये आपको करना है। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्या है आपका सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत मानव जीवन को सरल, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। क्या पड़ता है? सरल, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण मार्ग प्रशस्त करता है। यह जीवन शैली न केवल व्यक्तिगत सुख और शांति प्रदान करती है, बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। सादा जीवन का अर्थ है आडंबर और भौतिकता से दूर रहकर सरलता और संयम के साथ जीवन जीना, जबकि उच्च विचार का अर्थ है ऊंचे आदर्शों, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का अपनाना। सादा जीवन का महत्व क्या हो जाएगा? इसका महत्व क्या है? आज के भौतिकवादी युग में मनुष्य धन, सुख सुविधाओं और विलासिता के पीछे क्या हो जा रहा है? भाग रहा है। इस दौड़ में वह अपने आंतरिक सुख और मानसिक शांति को खोजता क्या रहा है? खोता जा रहा है। सादा जीवन अपनाकर व्यक्ति इस भौतिक के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकता है, लेकिन सादगी से जीवन जीने का वाला व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित करता है और अनावश्यक की चीजों से दूर रहता है। इससे उसका जीवन तनाव मुक्त और संतुलित बनता है। सादा जीवन हमें प्रकृति के करीब लाता है। आधुनिक जीवन शैली में पर्यावरण को क्या करती है? गंभीर नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सादगी से जीवन जीने वाला व्यक्ति प्राकृतिक संसाधन संरक्षण करता है। वह फिजूल खर्ची से बचता है और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार है। उच्च विचार का महत्व, सादा जीवन जीने से साथ साथ उच्च विचार भी रखना आवश्यक है। उच्च विचार वाले व्यक्ति के मन में निस्वार्थ भाव समाज और देश के कल्याण के लिए काम करता है। वह ईमानदारी, न्याय, प्रेम, सहानुभूति और सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों को अपनाता है। और उच्च विचार वाला व्यक्ति अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। उच्च विचार हमें आत्मविश्वास और क्या करते हैं? आत्मनिर्भर। ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं? आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं। विचार हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देते हैं। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अब्राहम लिंकन जैसे महान व्यक्तियों ने सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाकर समाज और देश को नई दिशा दी है। आगे चलेंगे, इसको आपको सुनना है, बस लिखना तो अपने से ही है। ये चीजें आप रट कर नहीं जाएंगे, मेरी बात याद करके। ये चीजें आप रट कर नहीं जाएंगे, अपने दिमाग से लिखिए जो भी आपके मन में आए सादा जीवन पर। मतलब ऐसी बातें मत लिख दीजिएगा कि एकदम सादा कर दें आप। ठीक है, मतलब अपने मन से शब्द सही होने चाहिए। ठीक है, और सादा जीवन और उच्च विचार संतुलन की मानव जीवन को सफल बनाता है। सादगी से जीवन जीने से हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहता है, जबकि उच्च विचार हमारे क्या करते हैं? आत्मा को पवित्र और उन्नत बनाते हैं। संतुलन हमें आंतरिक खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। सादा जीवन जीने के लिए सरल सरल बनाना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं और सुविधाओं से दूर रहकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। साथ ही उच्च विचारों को अपनाकर हम समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं। निष्कर्ष में ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष में आप क्या निकाल सकते हैं इसमें? निष्कर्ष में सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत मानव जीवन को सरल, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। यह हमें भौतिकता के बंधनों से मुक्त करता है और आंतरिक शांति प्रदान करता है। सादगी और उच्च विचारों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज और देश के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। और इसलिए हमें सादा जीवन और उच्च विचारों के सिद्धांत को अपनाना चाहिए और इसे अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। ठीक है, ये कर देना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक, ये आप जरूर कर दीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है,
ये जरूर आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, इसको लगा रहने देते हैं क्योंकि अभी नीचे नहीं जाएगा। तो चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, बेहतर बना सकते हैं बल्कि समाज और देश के विकास, क्या देश के विकास के लिए में भी योगदान दे सकते हैं। इसलिए हमें सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाना चाहिए और इसे अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए, ठीक है। ये कर देंगे आप। उसके बाद देखेंगे संधि प्रेजिते, प्रेजिते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, किसका, प्रेजिते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपको बताना है। क्या हो जाएगा, प्रधन एजते आपका हो जाए, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक, क्या हो जाएगा, प्रधन एजते आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, पावक का संधि विच्छेद पौधन अकह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पौधन अकह आपका हो जाएगा। लब्ध का संधि विच्छेद लब्धन दह आपका हो जाएगा, ठीक। देश प्रेम में समास कौन सा हो जाएगा, तो देश प्रेम में समास कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। पथभ्रष्ट में समास कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। अनायास में समास कौन सा है, तो अनायास में आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा। अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को आपको क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है, किसको, तो यार नगर पालिका को एक आपको लेटर लिखना है। अच्छा मतलब इंग्लिश में तो लेटर होता है लेकिन इसमें हिंदी में क्या होता है, पत्र होता है। तो पत्र लिखना है यार, कभी पत्र आप लोग लिखे हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब एक शिक्षक शिकायती पत्र लिखिए। अथवा में ध्यान दीजिएगा, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले गंदगी के विषय में पत्र लिखना है। सेवा में देखिए लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका मुजफ्फरनगर, दिनांक आपको डाल देना है, जरूरी नहीं यही डालो, अपने मन से डाल सकते हो। विषय मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में, ठीक है। और महोदय लिखेंगे, सबने निवेदन है कि हमें दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों में, क्या, पिछले कुछ दिनों में क्या हो गया है, हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके कारण हमें मोहल्ले वासियों का सांस लेना भी कठिन हो रहा है। मोहल्ले की सड़कों पर जहां तहां गलियों में फेंके गए कूड़े कचरे के ढेर पर पशुओं का, क्या, पशुओं का जमावड़ा लगा हो रहा है। चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का साम्राज्य स्थापित हो गया है और जिनसे विविध प्रकार के संक्रामक रोग फैलने का भय बना रहता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये आपको लिखना है। उसके बाद अतः आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले का शीघ्रातिशीघ्र अवलोकन कर साफ सफाई करवाई जाए ताकि मोहल्ले वासियों को गंदगी के नरकी जीवन से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद। यहाँ पर आपको दिनांक डाल देना है। प्रत्यय पर आधारित कुछ प्रश्न आपको होंगे, वैकल्पिक प्रश्न। गंतव्य में प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा, तबियत प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तबियत प्रत्यय। और कर्तव्य में आपका शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तबियत प्रत्यय। और दातव्य में भी आपका क्या हो जाएगा, तबियत प्रत्यय आपका हो जाएगा। किसी एक विभक्ति आपको बताना है, ध्यान दीजिए, विद्यालय में विभक्ति, विद्यालयम निकषा जलाशय अस्ति, इसमें आपको क्या बताना है, अभी परितः समय के योग से विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है। और सुदामा कृष्णस्य में ध्यान दिया षष्ठी विभक्ति और संबंध दिखाने के योग में आपका हो जाएगा, ठीक है। सुरेश में शीर्षा में ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ये नाद विकार के योग में शीर्षा के तृतीय विभक्ति है। कृष्णम परितः में आपका परितः में प्रति शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति आपकी हो जाएगी। तो ये आपका फुल प्रैक्टिस सेट आपका हो जाएगा और आपको उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो अगर पसंद आती है आप जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।